मोनो का मतलब वन और डाई का मतलब टू। अब अगर मान लीजिए हम सिर्फ इस चीज की बात करें कि भाई मेरे बाल जो है वो काले हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ इस चीज की बात करें तो फिर ये हो गया एक करेक्टर, ये एक करेक्टर हो गया। तो हम ये देखेंगे कि मदर के और फादर के बाल देखेंगे, तो मदर और फादर के बाल अगर दोनों के बाल काले हैं तो ऑब्वियसली हमारे बाल काले होने ही थे। मदर के बाल ब्राउन है और फादर के बाल ब्लैक है, तो ब्लैक हो गए, तो क्यों हो गए, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बना जीन्स का, क्योंकि सब कुछ जो है वो जीन्स का खेल है। तो जीन्स का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बना कि हमारे बाल ब्लैक हो गए, या फादर के बाल ब्राउन है और मदर के बाल ब्लैक हैं, तो हमारे बाल ब्लैक कैसे हुए। या कई केसेस में ऐसा भी होता है कि फादर के बाल ब्राउन है और मदर के बाल भी ब्राउन है लेकिन हमारे बाल ब्लैक है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन बना होगा, या ये चांस है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी ये वाला चांस भी होता है। तो जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है, और जीन्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, तो जो जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोल देते हैं जीनोटाइप। जीन्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जीनोटाइप। अच्छा, दूसरा, हम दिखते कैसे हैं, वो हमारा कहलाता है फिनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि लंबाई का ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, लंबाई के ट्रेट की बात अगर करें तो लंबाई का जीनोटाइप तो अलग होगा। जीनोटाइप अभी डिस्कस कर रहा था कि जीनोटाइप तो अलग होगा, मतलब जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या है कि आपका टॉलनेस वाला जीन्स कौन सा है, और ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस यानी कि छोटेपन का जीन्स कौन सा है। तो वो जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है उसको तो बोलते हैं जीनोटाइप, लेकिन आप दिखते कैसे हो, अगर आप लंबे दिखते हो तो कोई किसी को नहीं पता कि आपके अंदर जीन्स ड्वार्फनेस के हैं या टॉलनेस के हैं, कौन से जीन्स हैं। लेकिन आप दिखाई कैसे देते हो, आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है कि आप टॉल दिखाई देते हो, तो दैट इज योर फिनोटाइप। तो जो दिखता है दैट इज फिनोटाइप, और जो जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है बॉडी के अंदर दैट इज जीनोटाइप। ठीक है, दो चीजें नोट करें सबसे पहले। सबसे पहले लिखेंगे genotype is the description of genes present in an organism. Genotype is the description. Genotype is the description of genes present in an organism. Genotype is the description of genes present in an organism. एक तो ये हो गया। दूसरा दूसरा होता है बेटा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप लिखेंगे, फिनोटाइप का कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक को ट्रेट भी बोलते हैं। The characteristic or trait which is visible in an organism, which is visible in an organism, the characteristic or trait which is visible in an organism is called its phenotype. Is called its phenotype. The characteristic or trait which is visible in an organism is called its phenotype. जो हमको दिखाई देता है उसको हम बोल देते हैं phenotype. ठीक है? अच्छा, उसके बाद rules for inheritance of traits. Next स्टडी करेंगे rules। मतलब मैं इस चैप्टर में ये वाला ही टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि 99% चांस इस चैप्टर में से इस टॉपिक के आने के होते हैं। सबसे ज्यादा यही आपका आता है कि हम इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जीन्स कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो लिखेंगे रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब आदतें, आदतें मतलब कैरेक्टरिस्टिक।
रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, और इसी को कहा जाता है मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा जाए तब भी आपको यही समझाना है, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड वाला जो है। और अगर रूल्स फॉर इनहेरिटेंस बोला जाए तो भी आपको यही बताना है। तो रूल्स फॉर इनहेरिटेंस दो अलग अलग तरीके के रूल्स होते हैं। पहला रूल है मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, monohybrid inheritance and the law of segregation, and the law of segregation। segregation का मतलब होता है बेटा सेपरेशन। segregation का मतलब होता है सेपरेशन, और सेपरेशन जो होता है सेपरेशन इन द स्पेसिफाइड मैनर। सेपरेशन इन द स्पेसिफाइड मैनर को सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ये है कि बुक्स हैं और बुक्स का एक हीप लगा हुआ है, एक बंच है, एक ढेर लगा हुआ है बुक्स का। अगर आपसे कोई ये कहे कि आप बुक्स को सेपरेट कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप बुक्स को फैला देंगे। आप कहेंगे ये देखो ये 4 बुक्स थी और ये चारों की चारों बुक्स, या ये 10 बुक्स थी, ये 10 की 10 बुक्स सेपरेट होगी। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन इन अ स्पेसिफाइड मैनर। मतलब कि अगर 10 बुक्स हैं तो 10 बुक्स में से आपने आइडेंटिफाई करा कि इसमें 4 बुक्स हिंदी की हैं, 4 बुक्स इंग्लिश की हैं और 2 बुक्स साइंस की हैं। तो आपने 4 बुक्स हिंदी की एक जगह रखी, 4 बुक्स आपने इंग्लिश की एक जगह रखी और 2 बुक्स साइंस की एक जगह रखी। दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। समझ गए? सेपरेशन का मतलब क्या है कि आपने 10 की 10 बुक्स फैला दी चारों तरफ। ठीक है, आपने कहा था कि ये 10 की 10 बुक जो है ये अलग अलग है, तो इसका मतलब तो हो गया सेपरेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन इन अ स्पेसिफाइड मैनर। तो वो स्पेसिफाइड मैनर में आपने कर दिया कि भाई इंग्लिश की एक जगह, हिंदी की एक जगह और साइंस की एक जगह। तो यहाँ पर जो ये सेग्रीगेशन है, ये सेग्रीगेशन हमको ये एक्सप्लेन करेगा कि हमारे जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे पेरेंट्स की जीन्स कैसे थे। तो अब आप ये देखिएगा कि चाहे तो ह्यूमन बींग्स पर इसको स्टडी कर लिया जाए, चाहे इसको किसी प्लांट्स पर स्टडी कर लिया जाए, प्लांट पर स्टडी कर लिया जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जो आप किसी भी बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में भी, लखमीर में भी, वो एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास, और अच्छा एक चीज और जो नोट करने वाली है, सबसे पहले होता है पेरेंटल क्रॉस। पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस के बाद में आता है F1 जनरेशन। पेरेंटल क्रॉस के बाद में होता है F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन के बाद में आता है F2 जनरेशन। अब याद रखिएगा, पेरेंटल क्रॉस का मतलब एक तरह से ये हो गया कि अगर हम स्टार्ट करें अपने दादा दादी से, तो हम ये कहते हैं कि हमारे दादा दादी थे, हमारे नाना नानी थे। ठीक है, तो अगर हम दादा दादी की बात करते हैं तो दादा दादी का जो क्रॉस हुआ उससे आगे हमारे पापा, और जो नाना नानी का क्रॉस हुआ उससे आगे हमारी मम्मी। ठीक है, तो जो पेरेंटल क्रॉस है, पेरेंटल क्रॉस का ये जो F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन को हम क्या बोलेंगे? पेरेंटल प्रोजेनी। इसको बोलेंगे F1 जनरेशन को पेरेंटल प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। प्रोजेनी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो हमारी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन किसका रिजल्ट है? पेरेंटल क्रॉस का, यानी कि ये पेरेंट्स की नेक्स्ट जनरेशन है। पेरेंटल प्रोजेनी भी बोलते हैं, F1 जनरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब F1 जनरेशन में कौन हो गया? F1 जनरेशन में हो गए हमारे मदर फादर। F1 जनरेशन में हमारे मदर फादर। तो मदर फादर का जो क्रॉस हुआ उसका रिजल्ट हम, तो आप ये देखिएगा कि F2 जनरेशन को हम क्या बोल देंगे? F1 प्रोजेनी को F2 जनरेशन कहेंगे ना, इसको F2 जनरेशन। हाँ, जो F1 जनरेशन है उसको F1 प्रोजेनी को बोलेंगे F2 जनरेशन। वही बताओ, समझे?
पेरेंटल क्रॉस हुआ तो पेरेंटल प्रोजेनी को बोलेंगे F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन का क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन को हम बोलेंगे या तो F1 प्रोजेनी बोल देंगे या F2 जनरेशन बोल देंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने ये कहा कि जब मैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करता हूँ तो हमने बोला कि एक हमारे पास टॉल प्लांट, ये तो हो गया टॉल प्लांट, और क्रॉस कराएंगे इसका एक शॉर्ट प्लांट के साथ। ये हो गया शॉर्ट को हम बोल देते हैं वार्फ, वार्फ प्लांट। ठीक है, तो एक तो टॉल प्लांट हो गया। एक मिनट आस्था देख रहा हूं मैं। कैन वी ऑब्टेन द जीनोटाइप इफ वी नो द फिनोटाइप एंड वाइस वर्सा? हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट जीनोटाइप नहीं बता सकते। अगर मान लीजिए हमारे पास फिनोटाइप है ना, अगर फिनोटाइप है मतलब हमको एक्सटर्नल अपीयरेंस पता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब होता है बेटा कि ये 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 चांसेस हो सकते हैं जीन्स के। मतलब आपके जीन्स जो हैं वो आपको 2 या 3 कोई जीनोटाइप बनाकर दे देंगे कि आपके जो जीनोटाइप है वो इन 2 या इन 3 में से कोई एक होगा, लेकिन एग्जैक्ट जीनोटाइप बताना वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जीनोटाइप अगर आपके पास है तो जीनोटाइप से आप एग्जैक्ट फिनोटाइप बता सकते हैं। ठीक है, बस आप 5 मिनट रुक जाओ, आपको ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी। हमने ये कहा कि इनिशियली जैसे हम ये बोलते हैं कि इनिशियली जब भी कभी सबसे पहले पेरेंटल क्रॉस हुआ था तो मैंने ये बोला कि अगर कोई टॉल प्लांट है तो हमने ये कहा कि टॉल प्लांट के जो जीन्स होते हैं उनको ये बोल दिया गया बिल्कुल इनिशियली when the this evolution got started। तो हमने ये बोला कि सबसे पहले टी और टी ये हो गया, और ड्वार्फ का हो गया स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसमें क्या कहते हैं कि ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट जीन, कैपिटल टी इज डोमिनेंट जीन एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव जीन, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। अब डोमिनेंट जीन का क्या काम होता है कि डोमिनेंट जीन जो है वो रिसेसिव जीन को वो सप्रेस कर देता है। ठीक है, मतलब अगर डोमिनेंट जीन हमारे पास टॉलनेस का है तो वो ड्वार्फनेस वाले जीन को सप्रेस कर देगा। बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो 2 तरीके के जीन्स होते हैं, एक को बोलते हैं डोमिनेंट जीन और एक को बोलते हैं रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन जो होता है वो रिसेसिव जीन को सप्रेस कर देता है। वो एग्जाम में देख के कौन से हमेशा एग्जाम में दिया होगा, और कई बार क्या है कि वो एग्जाम में देंगे नहीं, वो एग्जाम में देंगे नहीं। आप ये समझ लेंगे जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो रिसेसिव। ठीक है, कई बार ऐसा है कि वो बता देंगे कि अगर मान लीजिए ग्रीन प्लांट का और येलो प्लांट का एग्जांपल है तो वो आपको बता देंगे कि आपको किसको रिसेसिव देना है, किसको आपको डोमिनेंट देना है, वो बता देंगे। अब जरा देखिएगा कि जैसे सबसे पहले आया हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम ये देखते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, इनका रिजल्ट क्या क्या बन सकता है। तो इस तरह से करते हैं हम कि इधर लिखेंगे कैपिटल टी और इधर लिखेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। समझ गए? अच्छा, अब इनका क्रॉस जो है वो कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में क्रॉस होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पहला और दूसरा है, ये तीसरा और चौथा है। तो सबसे पहले पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन, पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन, तो इसको क्या बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद देखिएगा ये जो पहला है वो पहले और चौथे का कॉम्बिनेशन।
और इधर लगाइए आप चौथा। पहले और चौथे का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। उसके बाद देखिएगा फिर दूसरे और तीसरे का कॉम्बिनेशन, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर दूसरे और चौथे का कॉम्बिनेशन, तो चौथा ऐसे और दूसरा ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें जरा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको मैथ्स का एक बहुत बेसिक रूल पता होगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये पहले इसके साथ पहला, ये चार हो गया ना हमारे पास एलिमेंट्स, 1 2 3 4, तो पहला होता है किसके साथ मल्टीप्लाई, दूसरे के साथ, फिर पहला होता है चौथे के साथ मल्टीप्लाई, ए सी प्लस ए डी लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा होता है तीसरे के साथ और दूसरा होता है चौथे के साथ, तो बी सी प्लस बी डी ये होता है। तो आप ये देखिएगा कि ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, ये टोटल जो है ये चार पॉसिबिलिटीज होगी। तो जब इधर भी दो हैं और इधर भी दो हैं तो टोटल चार पॉसिबिलिटीज होंगी। तो क्या करा, पहला और तीसरे को कंबाइन करके लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, पहला और चौथे को कंबाइन करके लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरा और तीसरे को कंबाइन करके लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरा और चौथे को कंबाइन करके लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बात आती है डोमिनेंट जीन की। तो डोमिनेंट जीन क्या करेगा, वो डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब है ना, तो इसमें स्मॉल टी का मतलब है ड्वार्फनेस। तो स्मॉल जो लिखा हुआ है, स्मॉल का मतलब ही ये है कि वो रिसेसिव जीन है। मतलब ये जो ड्वार्फनेस यानी कि छोटेपन का जो जीन है वो रिसेसिव जीन है, यानी कि वो सप्रेस हो जाएगा। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि कैसा दिखेगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल, क्योंकि कैपिटल वाला स्मॉल वाले को सप्रेस कर देगा। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑल टॉल प्लांट्स, ऑल टॉल प्लांट्स, यानी कि ये हमारा हो गया F1 जनरेशन, F1 जनरेशन और पेरेंटल प्रोजेनी, F1 जनरेशन और पेरेंटल प्रोजेनी। यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दीजिए। यस सर। एक मिनट बता, 4:0, 4:0 इसका रेशियो आपसे पूछा नहीं जाता क्योंकि उसमें बच्चा कंफ्यूज होगा ही नहीं। पता है कि जो पेरेंटल क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा F1 जनरेशन में सारे एक जैसी प्लांट्स आएंगे। तो कितने हैं टोटल, चार, और चारों के चारों टॉल है, तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या हो गया, 4:0। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर, और जनरली फिनोटाइप का पूछकर जीनोटाइप का पूछा जाता है, तो इसमें रेशियो बनेगा ही, कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो किसके साथ बनेगा, बनेगा ही। ठीक है, तो उसको छोड़िए। ठीक है, अब यहाँ तक, अब देखिएगा आज तक तो तुमने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ तक मैं ये बता सकता हूँ कि जो हमारी F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में क्योंकि चारों के जीनोटाइप बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो मैं कैपिटल टी स्मॉल टी देखते ही बता दूंगा कि इसका फिनोटाइप क्या है, लंबेपन का फिनोटाइप है, यानी कि टॉलनेस का फिनोटाइप। मतलब ये जो प्लांट है ये सारे के सारे लंबे ही दिखाई देंगे। उसके बाद अब बारी आती है पेरेंटल क्रॉस के बाद F1 जनरेशन हो गया, अब F1 जनरेशन का क्रॉस होगा आपस में। तो देखिएगा, तो अब जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, तो यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ तब हमने कह दिया कि अगर कोई टॉल प्लांट है तो उस टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी ही रहा होगा, यानी कि दोनों के दोनों उसमें डोमिनेंट जीन ही होंगे, टॉलनेस के ही होंगे। और जो छोटा है ड्वार्फ प्लांट, उसमें दोनों के दोनों छोटेपन के ही जीन्स होंगे। अब इसके बाद अगला देखिएगा, अब क्या होगा कि अब F1 जनरेशन आ गई, तो F1 जनरेशन का जब आपस में क्रॉस होगा तो हम क्या देखेंगे कि अब हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं वो सब लंबे हैं F1 जनरेशन। ठीक है, लेकिन जो उनका जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। लंबे प्लांट्स, जितने भी लंबे प्लांट्स हैं सारे के सारे लंबे प्लांट्स हैं, कोई छोटा प्लांट है ही नहीं। तो अब ऐसा लगता है देखकर कि भाई अब दुनिया में सिर्फ लंबे ही लंबे प्लांट बचे हैं, तो जब उनका क्रॉस होगा आपस में तो अब इसका मतलब छोटा प्लांट तो शायद खत्म ही हो गया दुनिया से।
तो छोटा प्लांट तो शायद अब पैदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ कि फिर हुआ इनका क्रॉस कराकर देखा गया कि चलिए जी इसी रूल से, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के रूल से हम इनका क्रॉस कराते हैं। तो देखिएगा, अब हम कर रहे हैं, जैसे ये था पेरेंटल क्रॉस, दिस वाज पेरेंटल क्रॉस, अब है F1 क्रॉस, F1 क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस और F1 क्रॉस। तो जो F1 क्रॉस है, F1 क्रॉस में क्या होगा, अब सारे मेरे पास जीनोटाइप ये हैं, तो यानी कि अगर मैं एक लंबा प्लांट लेता हूँ तो उसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। मैंने एक लंबा प्लांट लिया, ये हमारा क्या हो गया, टॉल प्लांट। इसका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा भी बिल्कुल इसी साइज का लंबा ही प्लांट लेंगे, जैसे पहले एक लंबा में एक छोटा था, तो दोनों ही लंबे प्लांट्स लेंगे, टॉल प्लांट्स लेंगे। ये भी टॉल प्लांट है, दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं, तो इसका जीनोटाइप भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस कराना है। तो इनका क्रॉस बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले तो पहले वाले प्लांट का जीनोटाइप स्प्लिट करके लिख लेंगे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे वाले टॉल प्लांट का जीनोटाइप स्प्लिट करके लिख लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कर लिया। फिर वही रूल है कि ये इसका क्रॉस इसके साथ होना है, तो पहले का तीसरे के साथ, फिर पहले का चौथे के साथ। पहला पहला और तीसरा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर पहला और चौथा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद दूसरा और तीसरा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा याद रखें कि डोमिनेंट जीन पहले लिखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा कि डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन में डोमिनेंट जीन को पहले लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा और चौथा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि कैपिटल टी इज टू, रेशो बता रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी स्मॉल टी, इसका रेशो क्या बन गया। तो मैं ये देखूंगा कि अब मेरे पास जीनोटाइप कितने तरीके के अवेलेबल है, टोटल 3 तरह के जीनोटाइप अवेलेबल है। एक कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी वाला 4 में से कितनी बार आ रहा है, एक बार, है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 1। कैपिटल टी स्मॉल टी 4 में से कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इसको मैं लिखूंगा 2। और स्मॉल टी 4 में से कितनी बार, एक बार, तो 1:2:1, ये हो गया। ठीक है, अब इस केस में हमें तो ये लगता था कि अगर अब सब लंबे ही लंबे प्लांट्स हैं तो उनके क्रॉस से तो लंबे ही प्लांट पैदा होंगे, लेकिन कैपिटल टी ऑब्वियस सी बात है, दोनों डोमिनेंट जीन है तो लंबा ही होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी क्लियर सी बात है, लंबा ही होगा, लेकिन स्मॉल टी यहाँ पर एक चांस ये भी है कि दो लंबे पेरेंट्स होने के बावजूद भी जो बच्चा है वो छोटा पैदा होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या हो गए, लॉन्ग या टॉल प्रोजेनी, टॉल फिनोटाइप, टॉल फिनोटाइप। ठीक है, और स्मॉल टी ये हो गया वार्फ फिनोटाइप, वार्फ फिनोटाइप। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हम इस तरीके की बात करते हैं यहाँ पर कि F1 क्रॉस हो गया, तो F1 क्रॉस में अब अगर मान लो मेरे पास फिनोटाइप मौजूद है, तो पेरेंटल क्रॉस की तो बात अलग थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि अब अगर मेरे पास फिनोटाइप मौजूद है टॉल, कि मेरे को टॉल प्लांट है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो मैं एग्जैक्ट जीनोटाइप नहीं बता सकता। मैं ये कहूंगा
कि कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा। तो जीनोटाइप से तो मैं फिनोटाइप बता सकता हूँ, एग्जैक्ट बता दूंगा। इसको देखकर बताऊंगा क्या होगा, टॉल ही होगा। इसको देखकर टॉल ही होगा, टॉल ही होगा। इसको देखकर कहेंगे कि ड्वार्फ होगा। लेकिन हमारे पास अगर वो बोले कि टॉल है तो उसका आप एग्जैक्ट जीनोटाइप पता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम चांसेस बता सकते हैं। देयर आर 50-50 चांसेस कि वो या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। बताइए जी, क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब इसके बाद आप एलील पूछ रहे हैं। एलील जो है ना, जो हमारे जीन्स होते हैं, जो जीन्स हैं, वो तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स के लिए हो गए। अब अगर हम ब्लड ग्रुप के जीन्स की बात करने लगे, ब्लड ग्रुप के केस में जीन्स ना होकर उसको एलील बोल देते हैं, समझ गए? ब्लड ग्रुप्स के केस में जीन्स ना बोलकर उसको एलील बोल देते हैं। ब्लड ग्रुप पढ़ गया है, ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो करा देंगे। एलील जो है वो ब्लड के केस में जो जीन्स होते हैं उनको एलील बोलते हैं वो भी जीन्स ही, समझ गए? Yes, sir. समझ गए, बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, एलील्स हमारे होते हैं आई ए, ब्लड ग्रुप ए के लिए आई ए, आई बी और आई ओ, ठीक है। और कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, जैसे हम ए बी पॉजिटिव बोल देते हैं, बी पॉजिटिव बोल देते हैं, बी नेगेटिव बोल देते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है अपने सिलेबस में। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि मदर और फादर का अगर ब्लड ग्रुप हमारे पास है तो हम ये बता सकते हैं कि बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। सर इसमें आईए और आईटी दोनों डोमिनेंट होते हैं और आई ओ रिसेसिव होता है। वो दोनों जो आई ए और आई बी होते हैं कोडोमिनेंट भी होते हैं, है ना? तो जहां पर आई ए और आई बी मिल जाते हैं उसको ए बी बोलते हैं। तो मैं बताता हूँ उसको, पहले इनको समझिएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया कि F1 का क्रॉस करवाया तो हमारे पास F2 जनरेशन आ गया, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि इसके बाद अगर आपसे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस पूछा जाता है तो इसके आगे तो करके दिखाने की जरूरत है, इसके आगे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आप ये देखो कि या तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करा जा सकता है, या फिर इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन करा जा सकता है, या इन दोनों का। तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अगर आपको बोल दिया कि देयर आर टू टॉल प्लांट्स फॉर एग्जांपल, अब मैं इसमें एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो कि ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही बनाकर बता रहा हूँ, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक। यहाँ तक आपसे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस पूछा गया। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बाद में उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 2 नंबर का आएगा। अच्छा, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, देयर आर टू टॉल प्लांट्स, there are two tall plants, there are two tall plants with there are two tall plants with genotype capital P and capital P small t, समझ गए? अब जो 2 टॉल प्लांट्स हैं हमारे पास उनका जीनोटाइप ये है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। what are the what are the possibilities of the genotype of their cross? What are the possibilities of the genotype of their cross? अगर इनका क्रॉस हुआ तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो देखिएगा वही चीज है कि अब मेरे पास जो पहला प्लांट है उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी और जो दूसरा प्लांट है उसका है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा पहले का कॉम्बिनेशन करवाया दूसरे के साथ तो क्या बना, कैपिटल टी फिर पहले का कॉम्बिनेशन करवाया चौथे के साथ, तो पहले का कॉम्बिनेशन चौथे के साथ, ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर
दूसरे का कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ, ये क्या मिलेगा, कैपिटल P कैपिटल P। फिर दूसरे का कॉम्बिनेशन चौथे के साथ, ये क्या मिलेगा, कैपिटल T स्मॉल t। तो इस केस में फिनोटाइप क्या होगा, ऑल टॉल प्लांट्स, ऑल टॉल प्लांट्स। इस केस में जो फिनोटाइप है वो आ गया ऑल टॉल प्लांट्स। और जो रेशो है, जीनोटाइप रेशो, जीनोटाइप रेशो आ जाएगा। भाई मेरे को दो ही तरीके के यहाँ पर जीनोटाइप नजर आ रहे हैं, कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, हाँ कैपिटल T, हाँ 1:2, अभी 2:2 ज्यादा सही है। वो करना पड़ेगा। हमको आपको आंसर बनता रहा है यहाँ 2:2, ठीक है ना। 2:2 इस वजह से लिखा कि 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो इसके भी 2 हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, इसकी भी 2, मतलब 50-50, समझ गए। तो ये वो वाला केस है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखते हैं कि, तो प्लांट्स का एग्जांपल ले रहे हैं कि मदर और फादर दोनों लंबे हैं, तो जो बच्चे हैं वो भी लंबे हैं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा उसमें क्या केस होगा कि दोनों ही लंबे होंगे, 100% चांस दोनों के लंबे होने के। वो क्या हो गया कि हो सकता है मदर का ये रहा हो जीन्स जीनोटाइप, और हो सकता है फादर का ये रहा हो। ठीक है, तो किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन हो जाए, जो जीनोटाइप बनकर आएगा वो जीनोटाइप ये सजेस्ट करता है कि जो चिल्ड्रन चिल्ड्रन विल बी ऑलवेज टॉल। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि जो फादर है, फादर भी टॉल है, मदर भी टॉल है, लेकिन उसमें अगर मान लीजिए 4 केसेस हैं, 4 को अगर परसेंटेज में डिवाइड करें तो 100% बन गया 25 25 25 25 25%। तो उसमें 25% इस चीज के भी चांस है कि मदर और फादर दोनों लंबे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे जो है वो छोटे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये जितना भी है ये सब कुछ जीन्स के कॉम्बिनेशन का पूरा खेल है। ठीक है, चलिए जी आगे, यहाँ तक क्लियर है। हाँ चलो, इसके बाद मेरी नेक्स्ट टॉपिक है डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोल देते हैं। इधर देख रहा हूँ, और अगर आपको मोनो हाइब्रिड समझ में आ गया तो डाई हाइब्रिड भी बिल्कुल इसी के जैसा है, बस उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक लेकर चलते हैं। ठीक है, ये है डाई हाइब्रिड, सेकंड है रूल डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Dihybrid inheritance and the law of independent assortment. Inheritance and the, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर मैंने ना आपको एक क्वेश्चन वो अभी मेरे प्री बोर्ड में आया था एंड मैंने उसको सॉल्व करा, जिसमें मैंने किया मैंने वो भी सेंड कर दिया। तो आप एक बार बता दो कि हम उसको और अच्छे तरीके से लाइक कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब भेजा हुआ है क्या व्हाट्सएप पर? यस सर, मैंने दूसरे नंबर पे सेंड कर दिया। अच्छा अभी कर रहा है? यस सर। अभी देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। Dihybrid inheritance and the law of independent assortment. The law of independent assortment. Dihybrid inheritance and the law of independent assortment. अब इसमें जो एग्जांपल है वो एग्जांपल लेते हैं हम, तो रिंकल्ड और राउंड और वो ग्रीन और RRY वाला। तो इसमें हम ये कहते हैं कि चलिए एक है हमारे पास पेरेंट्स का फिनोटाइप। सबसे पहले पेरेंटल क्रॉस देखते हैं यहाँ पर। पेरेंटल क्रॉस देखने से पहले होगा पेरेंट्स का फिनोटाइप देखेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स का फिनोटाइप,
तो पेरेंटल क्रॉस है ना, पेरेंटल क्रॉस में तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि पेरेंटल क्रॉस में जो हमारा फिनोटाइप है, फिनोटाइप जो है मैं फिनोटाइप से ही फिनोटाइप बता सकता हूँ। उसमें क्या होगा कि एक पेरेंट के तो हम सारे के सारे बेटा 1 मिनट वेट करिए जरा। अब देखिएगा इसमें मैंने ये कहा कि पेरेंट्स का फिनोटाइप ये दे रखा है हमको क्या, राउंड प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स, प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स and plants having round yellow seeds and plants having wrinkled green seeds. Plants having round yellow seeds and plants having wrinkled green seeds. ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे पहले टॉल और ड्वार्फ दे रखा था, अब ना दो कैरेक्टरिस्टिक आ गई बस। तो डाई हाइब्रिड जैसे मोनो था, तो मोनो का मतलब क्या हो गया सिंगल, और डाई का मतलब क्या हो गया डबल हो गया। तो अब डबल की बात करी जाएगी यहाँ पर। तो मैंने ये कहा कि एक जो पेरेंट है उसके राउंड और येलो सीड्स है, तो हमने बोल दिया कि आर इज फॉर राउंड, आर इज फॉर राउंडनेस, जैसे था ना कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फनेस, ऐसे कैपिटल आर इज फॉर राउंडनेस and small r is for wrinkledness. ठीक है, ऐसे ही कैपिटल Y is for yellow और wrinkled green, तो स्मॉल y is for green। समझ गए? हमने ये बोल दिया कि डोमिनेंट जीन हमको दे रखा है, डोमिनेंट हमको बता रखा है कि ये येलो डोमिनेंट है, राउंड जो है ये डोमिनेंट है, तो इनको तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर दो, और इनके रिस्पेक्टिव जो रिसेसिव जीन है वो हो गया राउंड का उल्टा हो गया रिंकल, तो उसको स्मॉल आर बोल दिया, येलो का उल्टा हो गया ग्रीन, तो उसको बोल दिया स्मॉल वाई। ठीक है, अब जो पेरेंटल क्रॉस है वो देखिएगा रिसेसिव, जो भी स्मॉल से लिखा हुआ है वो रिसेसिव होगा। अब देखिएगा कि हमने बोला सबसे पहले प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स, तो राउंड येलो सीड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे टॉल की बात करी जा रही थी, तो टॉल के लिए क्या बोल दिया था कैपिटल टी, इसी तरह से राउंड के लिए क्या बोलेंगे कैपिटल आर, हमने ये बोल दिया कैपिटल आर, थोड़ा सा गैप के साथ लिख लो, या ये भी मिटा लो, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, एक बार करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। तो यहां से मैं ये देखूंगा कि आर का वाई के साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ उसने बना दिया आर वाई, और यहां से आर का वाई के साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ इसने बना दिया आर वाई। ठीक है, ऐसे हो गया। पेरेंटल क्रॉस की भी बात कर रहे हैं, ये तो हो गया एक पेरेंट, ये तो एक पेरेंट हो गया भाई। एक पेरेंट में हमने ये बोला कि कैपिटल आर रहेगा एक जीनोटाइप, और एक जीनोटाइप रहेगा कैपिटल वाई। ठीक, तो हमने कहा कि नहीं भाई मुझे तो कॉम्बिनेशन देखना है, तो मैं ऐसे चार को अलग अलग नहीं फैला सकता। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक का कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल वाई, दूसरे का कॉम्बिनेशन हो गया कैपिटल वाई। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद देखिएगा फिर दूसरा पेरेंट आ गया, दूसरे पेरेंट का हो गया स्मॉल आर मतलब रिंकल के लिए, और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन के लिए।
तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो ये बन गया आर वाई, और ऐसे ही इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो ये बन गया आर वाई। टेबल फॉर्म में बराबर ना? टेबल बना वो टेबल भी आएगी, वो अगली जनरेशन के लिए बनती है। जब आप अभी तो सिर्फ पेरेंटल क्रॉस देख रहे हो, यहाँ पर पेरेंटल क्रॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ सुनिएगा, तो हमने जैसे ये बोला कि भाई हमारे पास जब हमने मोनोहाइब्रिड की बात करी थी तो मोनोहाइब्रिड में हमारे पास बस ये केसेस थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये था, ठीक है। तो चार थे ना, 1 2 3 4, अभी भी 4 है, लेकिन अब जोड़े में, अब पेयर में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कैपिटल था और ये कैपिटल था, तो ये दोनों दोनों कैपिटल हो गए। यहाँ पर ये दोनों स्मॉल थे तो ये दोनों दोनों स्मॉल हो गए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए बेटा। Yes, sir. अर्पिता क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, दिया, विनीत, सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर। अभी बता रहा हूँ। आप ये देखो कि यहाँ पर मैंने क्या लिया था, सबसे पहले कैपिटल टी स्मॉल टी ये लिया था। अब आप क्या करो, ये ऊपर वाला हटाओ, चलो छोड़ो, आप ये हटा दो, वैसे करोगे भी तो भी कोई गलत नहीं है, ये हटा दो। हमने कहा कि अब मेरे पास जो भी चीज है वो जोड़े में है, वो पेयर में है, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाले हो गए और ये स्मॉल वाले हो गए। बताओ, ओके सर। ठीक है। आप बताइए बेटा, रेडमी नोट कौन है? पता नहीं, उधर से आवाज भी नहीं आई कुछ। चलिए, तो आप देखो क्या करेंगे हम, पहले का तीसरे के साथ कॉम्बिनेशन पहले का जब तीसरे के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया, समझ गए? भाई ऐसा नहीं लिखेंगे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई अलग अलग लिख दिया, नहीं। वो लिखने का एक तरीका होता है कि अगर मेरे पास दो अलग अलग ट्रेड्स मौजूद हैं तो कैपिटल आर वाले के साथ स्मॉल आर लिखेंगे और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई लिखेंगे। पहले कैपिटल वाला लिखा जाता है, फिर स्मॉल वाला लिखा जाता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर ये वाला नहीं आया समझ, इसमें F1 कौन सा है? इसमें F1 ही, अभी F1 आया ही नहीं है, अभी ये पेरेंटल क्रॉस चल रहा है बेटा, जो ये रिजल्ट आएगा ये F1 आएगा। आंसर ये ऊपर कैसे RY आया? ऊपर आर वाई ऐसे आया कि जब हम पेरेंटल क्रॉस की बात करते हैं तो जैसे टॉल प्लांट था, टॉल और बार्क, तो पेरेंटल क्रॉस में मैंने क्या करा था इसको बोल दिया था कैपिटल टी और इसको बोल दिया था स्मॉल टी, समझ गए? यस सर। ये तो यही बोला था। अब मेरे पास दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो हो गया राउंड येलो और एक हो गया रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो राउंड येलो है, अब मेरे पास दो दो चीजें हैं तो मैं राउंड येलो को लिखूंगा आर वाई और आर वाई। भाई जैसे यहाँ पर सिंगल था तो कैपिटल टी लिख दिया, अब डबल है तो कैपिटल आर वाई लिख देंगे, वही लिखा है कैपिटल आर वाई। यहाँ पर स्मॉल वाला दो था, डबल थे, तो यहाँ पर भी डबल लिखेंगे, लेकिन अब दो दो हैं, अपने आप में दो दो हैं, तो आर वाई ये स्मॉल वाले हो गए। सर तो यहाँ पे 4 पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स तो दो ही हैं, लेकिन उनके हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर चल रहे हैं एक साथ, दो कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे पहले हम लेकर चले थे सिर्फ टॉलनेस और ड्वार्फनेस का, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम एक चीज और लेकर चल रहे हैं, फिर टॉल एंड ब्लैक हेयर्ड और दूसरा हो गया ड्वार्फ एंड ब्राउन हेयर्ड। तो वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लेकर चल रहे हैं, राउंड और येलो। तो दो, अगर एक पेरेंट है तो एक पेरेंट में दोनों ही कैपिटल वाले हो जाएंगे, कैपिटल आर वाई। जैसे पहले सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक थी तो कैपिटल टी, अब दो कैरेक्टरिस्टिक है तो कैपिटल आर वाई, ठीक है। और इधर स्मॉल आर वाई, बस। सर तो यहाँ पर
दो पेरेंट्स है एंड उनके दो जीन्स है एंड दो जीन्स इसलिए बिकॉज दो कैरेक्टर्स है। बिल्कुल सही, उनके दो जीन्स इस वजह से है क्योंकि दो कैरेक्टर्स की बात करी जा रही है। तो ये एक पेरेंट का हो गया और ये दूसरे पेरेंट का हो गया। जैसे यहाँ पर सिंगल था, तो सिंगल अगर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो दो जीन्स आ जाएंगे, डबल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो चार आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर। समझ गए? अब देखिएगा, अब इसका पहले का तीसरे के साथ कॉम्बिनेशन, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसा क्यों करते हैं कि अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन है तो आर आर वाले साथ साथ लिखते हैं हमेशा और उसमें डोमिनेंट पहले रिसेसिव बाद, फिर पहले का चौथे के साथ। इसमें भी वही हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया। उसके बाद दूसरे का तीसरे के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर दूसरे का चौथे के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बताइए जी, क्लियर है? हाँ, बस इतना करिए। अब ये क्या सारे के सारे कैसे आ गए? ऑल राउंडेड येलो, सारे के सारे राउंडेड येलो आ गए। अब इसका जो F2 जनरेशन बनेगा वो शाम को बताओ। वो टेबल वाला बनेगा। टेबल वाला बनेगा F2 का क्रॉस, F2 का क्रॉस इसको बताता है। अरे F1 क्रॉस नहीं करेंगे, F2 क्रॉस नहीं करेंगे। इसको क्या आप बताओ क्या कहेंगे? इसको पेरेंटल प्रोजेनी कहेंगे भाई। पेरेंटल क्रॉस, तो पेरेंटल का रिजल्ट क्या आया? पेरेंटल प्रोजेनी। सर तो ये कहलाएगी F1 जनरेशन और वैसे कहेंगे पेरेंटल प्रोजेनी। हाँ सर, जब इसकी क्रॉस करेंगे तब इसका रेशियो 9:3:3 वो वाला आएगा। वो F2 का आएगा, वो F2 मैं बताता हूँ, शाम को बताओ। सर इसका रेशियो बनी है ना? हाँ, इसका रेशियो तो बनी है। आस्था अभी देखकर कॉल करता हूँ कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा। ओके सर, थैंक यू। ओके।